नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा से कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। यहां से पार्टी ने नितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं पृथ्वीपुर के कांग्रेस कैंडिडेट नितेंद्र सिंह से बंसल न्यूज संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के द्वारा उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और इसी क्रम में पृथ्वीपुर विधानसभा से स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी के सुपुत्र नितेंद्र सिंह को पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है। हम उनके पास हैं, जानना चाहेंगे कि पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया, क्या कहेंगे इस संबंध में। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पार्टी के वरिष्ठ आलाकमान उन सब का, और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने कार्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करूँगा। जनता के बीच में लगातार मैं जा रहा हूँ, जनहित के मुद्दे उठा रहा हूँ, और आज सबसे बड़ी परेशानी पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में है तो वो महंगाई से, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान है। और मेरा प्रयास होगा कि ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें जनता के बीच में लेकर जाऊं और भविष्य में एक ऐसी नीति बने जिसके तहत युवाओं को रोजगार मिले और महंगाई पर नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बृजेंद्र सिंह जी लंबे टाइम तक निवाड़ी विधानसभा से विधायक रहे, उसके बाद पृथ्वीपुर विधानसभा से रहे। प्रदेश स्तर पर भी उन्होंने एक अपनी अलग अमिट छाप छोड़ी थी। हाल में ही उनका निधन हो गया था। उसके बाद आपको जो है उनके तमाम सारे सपने थे, उनको कैसे आप साकार करें? देखिए, अगर मुझे जनता रूपी भगवान का आशीर्वाद मिला तो जो मेरे पूजनीय पिताजी के अधूरे सपने थे उसको पूरा करने का मेरा प्रयास होगा। उनका सबसे बड़ा सपना था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है, जिससे किसान की खेती सिंचित हो और जो हमारे केवट समाज जो लोग हैं उनको मछली पालन में फ़ायदा मिले। इस योजना पे मुझे काम करना है। साथ ही मेरे युवा साथी जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी बेरोजगार हो गए, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो उनके रोजगार के लिए काम करना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ काम करने की आवश्यकता है। यहाँ के जो परेशानी, जो महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, विपक्ष के विधायक के तौर पे इन सबको ऊपर उठाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, उनका जो हक है उस हक की लड़ाई लड़ूंगा और उनको जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो नितेंद्र सिंह जी का कहना है कि वो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ेंगे आगे चल के। जिस तरीके से उनके पिताजी राजनीति में अलग जो है एक अमिट छाप छोड़ी थी, उसी प्रकार से वह भी आगे काम करना चाहेंगे। और इसी के साथ पृथ्वीपुर से भूपेंद्र सिंह। पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी तय किए जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी परिवारवाद पर नहीं चलती। हम उसे टिकट देंगे जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होगा। उनके इस बयान से खंडवा और बुरहानपुर में भी समीकरण बदल सकते हैं। देखिए वीडी शर्मा से यह खास बातचीत। कांग्रेस ने अपना पहला प्रत्याशी पृथ्वीपुर से घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कब लेकर आ रही नितेंद्र सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होता है, और निमित्त मात्र प्रत्याशी होता है, वो जल्दी आ जाएंगे। कब तक मान लिया जाए? जल्दी ही, बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत रायशुमारी चल रही है। कोई रायशुमारी वगैरह सब हो गई हमारी। हम तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन और 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। हम परिवारों में नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार का वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। मतलब माना जाए कि खंडवा बुरहानपुर परिवार, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, कुछ भी हो, जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ेगा। चलिए, खास बातचीत ये कुछ हमने खास अंश आपको सुनाया। और क्या कुछ वीडी शर्मा से बातचीत हुई, हम रुख करते हैं सीधे विशेष संवाददाता मनोज सैनी की तरफ। मनोज जी, बात जो कुछ हुई वो बड़े साफ शब्दों में थी, लेकिन फिर भी जो लोग सियासत में लंबे वक्त से जमे हुए हैं, उनकी उम्मीद होती है कि वो इस विरासत को आगे बढ़ाएं। वो पार्टी का हिस्सा भी हो सकते हैं या फिर पार्टी से बाहरी तौर पर वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री भी हो सकती है। लेकिन जब प्रदेश का अध्यक्ष साफ तौर पर कहता है कि किसी कार्यकर्ता के हिस्से में टिकट जा सकता है, तो कई चेहरे खिल भी सकते हैं और कई चेहरे मुरझा भी सकते हैं। बिल्कुल, आपने दिलचस्प बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना अपने आप में कि हम परिवारवाद पर नहीं चलते हैं, उन्होंने
निशाना साधा है जिस तरह से नितेंद्र को टिकट मिला है वहां से। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उनके जो बात है, जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या उसका मायना कुछ और निकाला जाए? क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है। कई परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं अपने परिजनों को लेकर, खासकर खंडवा बुरहानपुर को लेकर भी हमने देखा है। लेकिन कार्यकर्ता को टिकट देने की बात कही है तो इसके मायने बड़े गहरे होते हैं, जिसे समझने की जरूरत होगी। लेकिन ये भी बात साफ नजर आ रही है शोएब कि जिस तरह से उन्होंने कहा है, हालांकि हर्ष भी एक बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार अपने पिता के साथ काम करते रहे, उस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ऐसे दौर में उनका बयान आना तो इसके मायने दूर तक जाते हैं। देखना होगा कि टिकटों को लेकर आखिर बीजेपी किस तरह से निर्णय लेती है। ये भी उन्होंने कहा कि 2-4 दिन के भीतर तमाम सारी चीजें साफ हो जाएंगी और कैंडिडेट भी तय हो जाएंगे। लेकिन बीडी शर्मा जी का ये बयान चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे दौर में आया है जब पार्टी हमेशा कुछ नया करती रही, तो क्या टिकट में भी कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, और बीजेपी बहुत देर तक ये पत्ते छुपा कर रख नहीं पाएगी, क्योंकि अब जल्द ही ये पत्ते खोले जाना है और ये तय होना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी बातचीत के लिए। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी साफ तौर पर बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हम परिवारवाद पर भरोसा नहीं करते हैं, पार्टी परिवारवाद के जरिए नहीं चलती है, जो भी टिकट जिसे भी दिए जाएंगे वो परिवारवाद से बाहर हो सकते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी अपना उम्मीदवार, अपना चेहरा बना सकती है। वैसे तो जिंदगी रेस ही है, लेकिन हम बात सियासत की कर रहे हैं और ये एमपी से जुड़ी है। कमलनाथ ने बीजेपी को रेस लड़ने का चैलेंज दिया है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से टिकट भी फाइनल कर दिया है। अब प्रेशर बीजेपी पर है। हालांकि कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो भी जोरदार है। देखिए पूरी खबर। कमलनाथ का बीजेपी को चैलेंज, बूढ़ा कहने वालों पर कसा तंज, रेस लगाने के लिए भी ललकारा, उपचुनाव में अब आएगा मजा। कमलनाथ कहां है, ये सवाल करने वालों के लिए खुद कमलनाथ ने जवाब दिया है। कमलनाथ को बूढ़ा बताने वालों को उन्होंने रेस लड़ने का चैलेंज दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीख तय हो चुकी है। 30 अक्टूबर को मतदान है। 1 अक्टूबर से तो नामांकन शुरू भी हो चुके हैं। बीजेपी जमीन पर कमलनाथ की उपस्थिति को लेकर सवाल इसलिए भी उठा रही थी क्योंकि वो मैदान में अकेली ही नजर आ रही थी। अब कमलनाथ भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इसी के मद्देनजर पीसीसी में शनिवार को उन्होंने न सिर्फ बैठक ली बल्कि बीजेपी के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार भी किए। इतना ही नहीं, पृथ्वीपुर से टिकट भी फाइनल कर दिया। यहां दिवंगत विधायक बृजेंद्र सिंह के बेटे नितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी एक्शन में आए कमलनाथ पर भी निशाना साधने में पीछे नहीं दिखी। रेस का चैलेंज देने वाले कमलनाथ को पार्टी ने अस्तबल का घोड़ा बताकर तंज कसा। कमलनाथ फिर रेस लगाना शुरू कर दिए। देख लिए, अब कमलनाथ जी रेस के घोड़े नहीं रह गए हैं, अब वो अस्तबल के घोड़े हैं। कांग्रेस के अंदर कौन कौन से नेताओं ने भी जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। जानकारों की माने तो बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ही टारगेट है, क्योंकि बीजेपी 2018 की हार भूली नहीं है। पीसीसी की कमान संभालने के 6 महीने में ही कांग्रेस को पटरी पर लाकर चुनाव में कमलनाथ ने करिश्मा कर दिखाया था। उपचुनाव की बात करें तो दमोह में भी कांग्रेस जीती है। अगर कमलनाथ की लड़ाई बीजेपी से है तो बीजेपी की जंग कमलनाथ से है, इसलिए कमलनाथ कुछ भी करे बीजेपी के निशाने पर तो रहेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी में उपचुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब महिला कांग्रेस भी मैदान संभालने जा रही है। क्या है उसकी रणनीति, देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में घमासान।
अब महिला कांग्रेस ने भी संभाला मैदान। बीजेपी को घेरने के लिए बनाया प्लान। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो रणनीति बनाई है उसकी झलक दिखाई देने लगी है। अब महिला कांग्रेस अपने अभियान का शंखनाद करने जा रही है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सच्चाई आपके द्वार पुस्तक लॉन्च की थी। इस पुस्तक को अब कांग्रेस उन सभी क्षेत्रों में लॉन्च करेगी जहां उपचुनाव होने हैं। इस किताब के जरिए महिला कांग्रेस देश और प्रदेश में महिला अत्याचार से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेगी। चाहिए आपके द्वार हम लोगों को ये बता के उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे भेजी जा रही हैं कि किन मुद्दों पे उनको जनता तक ले जाना है। और मुझे पता है कि महिलाएं बहुत त्रस्त हैं और महिलाएं कोरोना के कारण भी त्रस्त हैं, रोजगार नहीं मिलने के कारण त्रस्त हैं, पेट्रोल डीजल गैस की टंकी ऐसे कई चीज़ें हैं जिस कारण महिलाओं के जो महीने का जो बजट है वो 4,000 रुपये उनके उससे ज़्यादा हो चुका है, मतलब बहुत त्रस्त हैं। तो वो बात जनता तक पहुँचाना हमारा नैतिक दायित्व और हमारी महिला कांग्रेस इस बार मंडल सेक्टर और बूथ के माध्यम से कार्य करके जनता के पास बात पहुंचाएंगे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस मुहिम पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को अगर सच्चाई बताना चाहती है तो अपने 15 महीने के कार्यकाल की सच्चाई बताए। क्या सच्चाई बताएगी कांग्रेस की 15 महीने में उसने कितना भ्रष्टाचार किया है, मध्य प्रदेश की जनता को भय भूख और भ्रम में रखा है, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया। मुझे लगता है अगर सही में ऐसा सच्चाई बताने की कांग्रेस में हिम्मत है तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश ने एक प्रगति की गति पकड़ी है, हमारी जनता जानती है। आने वाले उपचुनाव तीनों विधानसभा के और लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी को अब उसके किए हुए काम पे जनता अपना आशीर्वाद देगी। और 15 महीने की कांग्रेस की कुशासन की जो सरकार रही है उस समय जो जनता के साथ छल हुआ है, युवा के साथ छल हुआ है, महिलाओं के साथ छल हुआ है, किसानों के साथ छल हुआ है, उसका जवाब कांग्रेस को जरूर देगी। बहरहाल उपचुनाव को मध्य प्रदेश की सियासत का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो 2 नवंबर को काउंटिंग के दिन ही पता चल पाएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को यूपी चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पूरी कोशिश रहेगी कि नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। चले, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से चल रही सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेसी विधायक रायपुर और दिल्ली का रास्ता बड़ी तेजी से नाप रहे हैं, लेकिन ये रास्ता किस मंजिल तक जाएगा फिलहाल कोई नहीं जानता। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज होती जा रही है। शनिवार सुबह 4 और विधायक दिल्ली रवाना हो गए। कुछ और विधायकों के जाने की आशंका भी जताई जा रही है। 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली में पहले से मौजूद हैं। सियासी हलचल के बीच बयानों की झड़ी लग गई है। बयान न सिर्फ कांग्रेस के भीतर से आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष भी इस पूरे सियासी ड्रामे पर नजर बनाए हुए है। पूर्व सीएम रमन सिंह इसे कांग्रेस के अंदर बगावत के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस छिन्न भिन्न है और कांग्रेसी कुर्सी की दौड़ में व्यस्त हैं। अस्तित्वहीन हो रही है और पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व बचा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही बगावत के स्वर निकल रहे हैं। G29 की तरफ से जो आवाज़ उठ रही है, इससे बड़ा और संकेत क्या होगा। 29 नेता कांग्रेस के सीनियर, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष है राष्ट्रीय, कोई निर्णय लेने वाला है कि पूरे निर्णय को लेकर कांग्रेस समाप्त। अब किसके साथ छत्तीसगढ़ खड़ा है और कहाँ छत्तीसगढ़ डोल रहा है, ये तय करना राहुल गांधी की बात है। ये कुर्सी दौड़ को समाप्त किया जाना चाहिए। हर बार विधायक रायपुर छोड़कर दिल्ली में बैठ रहे हैं,
और बोलते हैं कि हम पर्यटन के लिए गए हैं, तो पर्यटन के लिए जाना है तो सबको भेज दिया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर सियासी आग तेज है, लेकिन उसे ठंडे बयानों के जरिए ठंडा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस से निकलने वाले बयान आक्रामक नहीं है, वो हर घटना और उथल पुथल को सामान्य बताकर स्थिति के नियंत्रण में होने की बात कह रहे हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे पुरेंद्रेश्वरी जी, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं, किसी चेहरे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रमन सिंह जी का मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरेंद्रेश्वरी जी ने कहा ये भी वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा अपमान किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? मुझे चिंता उसकी है। बयान उन विधायकों की तरफ से भी आ रहे हैं जो एक एक कर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन ये बयान भी किसी कूटनीतिक बयान से कम नहीं है। यानी इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा जा रहा है, जिसका मतलब निकालने के लिए सियासी पंडित स्वतंत्र हैं, लेकिन मतलब निकाला क्या जाए ये कोई तय नहीं कर पा रहा। देखिए, हम सारे लोग दिल्ली में आए हैं, तो कुछ लोग अपना निजी काम भी तब तक निपटा रहे हैं, अपना निजी कामों को भी निपटा ले रहे हैं, कोई चिकित्सा से संबंधित, कुछ बच्चों से संबंधित सारी बातें भी निपटाएंगे और अपने हाई कमान से भी सारी बातें रख के इसके बाद हम लोग अभी तक 35 समथिंग हमारे लोग सभी शाम तक होंगे, बाकी कल तक और लोग आएंगे और आने के बाद हम सब लोग जो भी बातें आएगा आपके सामने बात। कहावत है कि आग बिना धुआं नहीं उठता, तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ की सियासत में आग जल रही है और धुआं दिल्ली तक दिखाई दे रहा है? लेकिन क्या ये आग बढ़ेगी या फिर इस पर कोई पानी डालेगा, फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन देश में कांग्रेस का अतीत और वर्तमान की परिस्थितियां देखकर सियासी पंडितों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं इस बार भी सियासी आग में हाथ जल न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। यूं तो महात्मा गांधी और उनके आदर्श को मानने वाले दुनिया के कोने कोने में हैं और गांधी जयंती के मौके पर गांधीवादी अपने अपने तरीके से उन्हें याद भी करते हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जरा कुछ ज्यादा ही भावुक नजर आती हैं। बाबू, बाबू, देश, बाबू। गांधी की प्रतिमा से लिपटकर फूट फूट कर रो दिए। हालांकि सिर पर टोपी और सियासी लिबास में लिपटे नेताजी के आंसुओं पर अब लोग कितना भरोसा कर पाते हैं ये और बात है, लेकिन नेताजी की भावुकता सुर्खियां जरूर बटोर रही है। और अब बात एक खास खबर की। हिमालय सालों से हिंदुस्तान का रक्षक रहा है, लेकिन इसकी ऊंची ऊंची चोटियां और विपरीत मौसम कई बार हमारी सेना के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। लेकिन अब श्रीनगर से लेकर लेह लद्दाख तक दुर्गम पहाड़ और बेरहम मौसम हमारे जवानों के कदम नहीं रोक पाएंगे। कैसे? आइए आपको सीधे कश्मीर से ही रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन की बढ़ेगी टेंशन, पाक होगा परेशान। ये सुरंग बनेगी देश का स्वाभिमान, ये सुरंग होगी भारत का सुरक्षा कवच, ये सुरंग बनेगी दुश्मनों के खिलाफ हमारा हथियार। ज़ोजिला दर्रे पर एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनने जा रही है। सुरंग बनने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ज़ोजिला दर्रा समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर स्थित है। इसी से होकर आगे लद्दाख तक जाया जाता है। सर्दियों में यहाँ पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ जाती है। ज़ोजिला दर्रा, जिसे पहाड़ों का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, यहाँ साल के 6 महीने बर्फ गिरने से आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है और श्रीनगर से लेह लद्दाख के बीच संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ना ही संपर्क टूटेगा, ना ही श्रीनगर से लेह लद्दाख के बीच आवाजाही बंद होगी। अभी हम जहां मौजूद हैं वो है ज़ोजिला दर्रा, जो समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर है
और जब सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है तो यहाँ पर ये रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जो टनल देख रहे हैं आप, ये टनल इस रास्ते को खोलेगी और जो परेशानियाँ सेना को आती हैं, सुरक्षा के लिहाज से ये टनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो परेशानियाँ सेना को आती हैं वो परेशानियाँ सेना को अब नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो टनल है, वो लद्दाख तक जाएगी। अब आपको बताते हैं इस सुरंग की खासियत के बारे में। सुरंग की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर होगी। सेना और सुरक्षा के लिहाज से ये काफी अहम है। कारगिल से लद्दाख तक साल भर आवागमन संभव रहेगा। 3 घंटे का सफर 15 मिनट में तय होगा। श्रीनगर से लेह के रास्ते पर बर्फबारी की चिंता खत्म होगी। पहली बार NATM तकनीक से टनल बन रहा है। ऑटोमेटिक लाइट की सुविधा इसमें होगी, इमरजेंसी लाइट की सुविधा भी होगी और आपातकालीन टेलीफोन और रेडियो की सुविधा भी होगी। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थान पर सुरंग परियोजना ज़ोजिला का निर्माण कर रही है। ये इस तरह के भौगोलिक क्षेत्र में इतना बड़ा पहला कार्य है। इस मार्ग पर कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है और कार्य तेज गति से चल रहा है। जैसे आपने खुद बोला है, यहाँ का कंडीशंस बहुत टफ होता है एंड प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी बहुत टफ है। ये लगभग 20 साल से प्रोजेक्ट को जो सपना है उसको बनाने का, रियलिटी में कर लेके आने का कोशिश चल रहा है। तो हमारा कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसको चैलेंज जैसे लिया है। ये प्रोजेक्ट को करने का है जो देश का एक माइलस्टोन बन जाएगा। जनता के सभी वर्गों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, इसीलिए भारत की सरकार ने कश्मीर लद्दाख में परिवहन विकसित करने का फैसला लिया है। रणनीतिक तौर पर यह सुरंग कई मायनों में खास है। जम्मू कश्मीर ये हिमालयन वैली होने के कारण यहाँ टनल्स, जिसको हम सुरंग कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, पर यह बहुत पहले ही काम होना चाहिए था। इसके लिए हमने विशेष प्रायोरिटी करके इसको फोकस किया है। जम्मू कश्मीर में हमारा अभी 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं। यकीनन ज़ोजिला सुरंग के बन जाने से देश की सुरक्षा में काफी फायदा मिलेगा और हिंदुस्तान के सुरक्षा कवच से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की हिमाकत को करारा जवाब मिलेगा। सुमित शर्मा, बंसल न्यूज, बालटाल, ज़ोजिला दर्रा। इस खास रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।